हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट के सॉल्यूशन के लिए। इसके सॉल्यूशन को जनरली 4 मेथड से फाइंड किया जाता है। वो है हमारे पास पहला जो मेथड है वो है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF इज नोन, दूसरा है रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, तीसरा है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और चौथा है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसमें से हम जो पहला मेथड है और दूसरा जो मेथड है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जा करके इन दोनों को स्टडी कर लेना। और इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं करेंगे वो बात करेंगे हम चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, और चौथा नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम थर्ड मेथड जो है हमारा कौन सा, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इससे हम सॉल्व करते हैं। भाई सॉल्व करने से पहले मेरी एक अपील, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी अपील के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका पूरा का पूरा मेथड है। हाँ, एक बात इसमें क्लियर कर दूं और वो ये कि भाई ये पूरा का पूरा जो मेथड है बहुत लेंदी होता है और इस मेथड को हमने स्टेप्स में कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो हमें जो स्टेप में जो इक्वेशंस दिखनी है वो हमको याद रखना है। अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि ये इक्वेशंस जो आई हैं वो आई कैसे है ना, कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि जब तक कि उनको ये रूट ना मालूम पड़ जाए कि भाई ये जो इक्वेशन है वो आई कैसे है, तब तक उनको वो चीज़ डाइजेस्ट होती नहीं है। ठीक है, तो इसको डाइजेस्ट आपको करना पड़ेगा क्योंकि इसका मेथड जो है बहुत लेंदी है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे एग्जाम में हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, और न्यूमेरिकल के लिए पूरे इस मेथड को अगर आप ड्राइव करोगे, पूरे मेथड को स्टेप बाई लाइन बाय लाइन अगर उससे फॉलो करोगे तो ये मेथड बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, और इतना टाइम आप अफोर्ड कर नहीं सकते एग्जाम हॉल में, तो आपको टाइम लिमिट के अंदर चीज़ों को परफॉर्म भी करना है। तो इसलिए मेथड्स को जनरली क्या किया जाता है, स्टेप्स में कैटेगराइज कर दिया जाता है। ठीक है भाई, स्टेप्स में जो इक्वेशन है वो याद रखो, वही मेथड है और उसी इक्वेशन से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। पहली चीज़ क्लियर हो गई इसके लिए। ठीक है, तो इन इक्वेशंस को देख के घबराना नहीं है। और दूसरी बात इसके लिए भाई, दो क्वेश्चन मेरे। पहला क्वेश्चन, CF और PI मतलब कंप्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये निकालते आता है कि नहीं आता है? मेरा क्वेश्चन जनरल सा है कि भाई CF और PI निकालते आता है कि नहीं आता है? आता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से आता है। सारे जो उसके सेक्शंस हैं CF और PI के किस तरह से निकालते हैं, मतलब रूट पे क्या अगर डिपेंड कर रहा है तो कैसे निकालेंगे, अगर मतलब अलग अलग रूट पर डिपेंड करता है CF वो कैसे निकालेंगे, और क्यों अलग अलग फंक्शंस दिए हैं तो PI हम कैसे निकालेंगे। अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैंने इसकी पूरी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है CF PI के लिए, तो वो अच्छे से समझ लो पहली चीज़। क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे कूदोगे अगर तो सब सिर के ऊपर से जाएगा। तो पहला मेथड और दूसरा CF PI, ये इसकी पहली रिक्वायरमेंट है। कभी आपको CF PI बहुत अच्छे से निकालते आना चाहिए। हालांकि अभी हम सॉल्यूशन जो निकाल रहे हैं वो CF PI के हेल्प से ही निकाल रहे हैं, पर जो जो CF PI आप ले रहे हैं वो बेसिकली हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में हम जो बात करते थे वो बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। तो ये मेथड आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, सॉल्यूशन आप जल्दी निकाल पाओगे। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ें, ज्ञान बहुत हो गया, अब आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है इसके लिए स्टेप, तो पहली चीज भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन से कन्वर्ट करना है। मतलब अगर आपका हायर ऑर्डर d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसका अगर कोई भी कोफिशिएंट दिया हुआ है इसको हटाना है, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इस फॉर्म में लेकर के आना है। दूसरा जो है Q जो है वो हमें मानना है प्लस माइनस CFX, मतलब जो Q है वो FX का एक फंक्शन हो सकता है, साथ में कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और फंक्शन x का हो सकता है, तो ये ऐसा हो सकता है। तो जनरली वो x का फंक्शन ही होगा, प्लस माइनस जो भी हो साइन के साथ लेना है ना, ऐसा नहीं कि साइन हटा दिया है, प्लस माइनस साइन के साथ इसको आपको लेना है। अब इसमें आपको एक चीज मानना है वो ये कि dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, इसको मानना है आपको मोड क्यू। मोड क्यू का मतलब अगर ये क्यू आपका माइनस में आ रहा है तो इसे कैसे भी करके इसे मोड लगा के पॉजिटिव में लेना है, क्योंकि हमको इसकी रियल वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है, इसकी रियल वैल्यू हमको निकालनी है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम क्या लेंगे, मोड में ले लेंगे। ठीक है, मोड क्यू जो भी आएगा, यानी कि क्या होगा, अगर माइनस का होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस का तो प्लस ही है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इसका z, हमने इसको होल स्क्वायर माना है, होल स्क्वायर माना है, इक्वल टू CFX माना है। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका इससे z कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो CFX पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। इसके बाद आपको ये डिफरेंशियल का साइन हटाना पड़ेगा, तभी तो z कैलकुलेट होगा यहाँ से,
तभी तो z मिलेगा। तो जब आप डिफरेंशियल का साइन हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन हमने इसका कर लिया, तो इसको हमें ये यहाँ से ये चीज़ हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें जो ये जो इक्वेशन है ये आपको याद रखना है कि z जो है वो क्या होगा, अंडर रूट सी एफ एक्स होगा, और वो कहाँ से निकलेगा, इस क्यू से निकलेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा, ट्रांसफॉर्म इक्वेशन स्टेप 1। तो ये जो इक्वेशन जब हम ऐसा सब ये हम कर लेंगे तो हमारी ये जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी इस रिड्यूसिबल इक्वेशन के अंदर, हमें इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ये कन्वर्ट हमें से करना पड़ेगा। तो यही एक्चुअली मेथड है, एक एक चीज़ को हम जब लेकर के लाइन बाय लाइन इसको सॉल्व करते हैं तो हमारी इक्वेशन बनती है, ठीक है, ये इक्वेशन बनती है, ठीक है। अब इसमें जो P1 होगा वो क्या होगा, ये रहा P1, Q1 क्या होगा, ये रहा Q1, और R1 क्या होगा, R1 ये होगा। तो इससे जो पूरी इक्वेशन है हमारी स्टेप 1 की वो पूरी मॉडिफाई हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कौन से, ये जो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की जो इक्वेशन होती है ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और एक बार उसमें कन्वर्ट हो गया फिर हमें मालूम है कि उसे कैसे सॉल्व करना है, मतलब CF प्लस PI हमें वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि तीसरी इक्वेशन के बाद आपको, ये तीसरी स्टेप के बाद पूरा खेल कौन सा चलेगा, CF PI वाला चलेगा। तो वो CF PI बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत लंबा ज्ञान दिया था उस टाइम, ठीक है, कि CF PI को कैलकुलेट करना है। इसके बाद फोर्थ स्टेप में जो हमारा y है उसमें हम क्या करेंगे, z की वैल्यू जो हमने निकाली है यहाँ से, ये जो z निकला है यहाँ से, ये जो z निकला है ये हम इस इक्वेशन में बाद में यहाँ पर हम इसे पुट कर देंगे तो हमारा पूरा सॉल्यूशन निकल आएगा। अब यहाँ पर एक चैलेंज है और वो ये कि ये सारी की सारी इक्वेशन आपको बिल्कुल मैप होना चाहिए दिमाग में कि हाँ, फर्स्ट स्टेप ये था, सेकंड की इक्वेशन ये थी, थर्ड में ये इक्वेशन लेना है, और फोर्थ में हमको ये करना है। तो स्टेप आपको पूरा क्लियरली माइंड में छपा होना चाहिए, तो आप इस जो न्यूमेरिकल है उसका आप सॉल्यूशन इजीली कर पाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये स्टेप की बात कर ली। अब स्टेप को समझने के लिए हम न्यूमेरिकल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। ये पहला एग्जांपल हमारे पास, ठीक है, cos x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इक्वेशन हमारे पास गिवन है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहली स्टेप को हमें फॉलो करना है। तो पहली स्टेप क्या बोल रही है भैया, जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ना, इसका कोफिशिएंट 1 कर दो कैसे भी करके। तो क्या करेंगे हम, पूरी इक्वेशन में cos x का डिवाइड, पूरी इक्वेशन में cos x का डिवाइड कर दो। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स अपॉन cos x क्या हो जाएगा, 10x डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 2 ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2 cos टू द पावर 4 x हो जाएगा, ठीक है, आ गया। अब दूसरी स्टेप, ये पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अच्छा, पहली स्टेप क्लियर तो हो गई, इसमें हम पी क्यू आर की वैल्यू निकालें क्योंकि आगे यूज होनी है वो, है ना, वो आगे क्या होनी है, यूज होनी है। तो इस इक्वेशन से पी क्यू और आर की वैल्यू पहले ही लिख लो। तो पी जो है वो हमारे पास क्या है, 10x है, ठीक है। क्यू जो है वो कितना है हमारे पास, ध्यान रखना हमें साइन के साथ लेना है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। आर जो है वो कितना है, 2 cos 4x हो जाएगा, ठीक है। ये cos की पावर 4x को देख के डर मत जाना कि ये क्या चीज़ है ना, आराम से जब उसको लाइन बाय लाइन जब इसको सॉल्व करोगे तो ये cos 4x बेचारा अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। चलो, अब आते हैं हम दूसरे पर। दूसरा क्या बोल रहा है कि अब हमें दूसरी स्टेप को देख लेते हैं। ये अच्छा, वो दूसरी स्टेप में क्या लेना हमको, q इक्वल टू प्लस माइनस सी एफ एक्स, हमें ये कंसिडर करना है, ठीक है। हमने ऑलरेडी ले रखा है तो इसको यहाँ पर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या लिखने की जरूरत है कि डी जेड अपॉन डी एक्स को होल स्क्वायर इक्वल टू मोड क्यू, ये लिखने की हमको यहाँ पर जरूरत है, ठीक है, समझ में आ रही बात, हमको ये लिखना। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी जेड अपॉन डी एक्स का जो होल स्क्वायर है वो बेसिकली होगा मोड क्यू होगा, ठीक है। अगर मोड क्यू की बात करें तो माइनस का 2 जो कॉस स्क्वायर एक्स है वो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसकी z की वैल्यू निकालनी है, सेकंड स्टेप यही है हमारा। तो डी जेड अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2, और ये हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। √2 कॉस एक्स, स्क्वायर हटा दिया, जो इक्वल के उधर राइट हैंड में जो पार्ट है उस पर अंडर रूट लग जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ से z निकालना है, ठीक है। z निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा,
डी जेड इक्वल टू √2 cos x dx। इंटीग्रेशन कर देंगे हम दोनों तरफ का, ठीक है, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन, तो ये आएगा z √2 और क्या मिल गया हमको यहाँ पर साइन x मिल गया। तो यहाँ से जो z है वो हमारा कैलकुलेट हो गया, ठीक है, ये z हमारा यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। अब क्या करना है, z की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब आते हैं हम अपने स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में हमें ये सारी वैल्यू जो है मॉडिफाई करना है, P1 Q1 और R1। तो सबसे पहले हम P1 निकालें यहाँ पे, ठीक है, थर्ड स्टेप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम यहाँ पर P1 निकालेंगे। तो P1 की इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, है ना, फिर उसके वैल्यू रख करके आसान हो जाएगा सॉल्व करना। डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। चेक कर लेते हैं एक बार, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड अपॉन डी एक्स और डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी बात क्लियर हो गई यहाँ पर। अब हम इसमें वैल्यू रखते जाते हैं। तो P1 हमें कैलकुलेट करना है और डी स्क्वायर जेड, अब ये कौन सा है जेड, जो हमने सेकंड स्टेप में निकाला है ना जेड, ये वो, ठीक है, और उसका हमें क्या करना है, डबल डिफरेंशियल निकालना है। अच्छा, अब ये बताओ, ये हमारे पास जेड है, √2 sin x का अगर आप डबल डिफरेंशियल निकालो तो क्या निकलेगा, डबल डिफरेंशियल निकालेगा तो क्या निकलेगा, ये माइनस का √2 sin x आएगा। क्यों, पहली बार डिफरेंशियल करोगे तो साइन का हो जाएगा कॉस, और फिर जब डबल डिफरेंशियल करोगे तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन। तो इसका मतलब जो हमारा डबल डिफरेंशियल आएगा वो यहाँ पर आएगा -√2 sin x, ठीक है, प्लस p, p क्या है यहाँ पर, tan x है, p की वैल्यू यहाँ पर tan x है, ठीक है, √2 कॉस की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, क्या है यहाँ पर साइन है ना, साइन पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स, डिफरेंशियल करेंगे तो कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है, अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, क्या लिया था अपन ने यहाँ पे 2 cos स्क्वायर एक्स, तो 2 cos स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्योंकि क्या मोड क्यू है ना, डी जेड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर मैंने मोड क्यू माना था तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ऐसा कुछ हो। अब यहाँ पे अगर हम रिजल्ट निकालें तो क्या निकलेगा रिजल्ट, 2 साइन एक्स प्लस, भाई टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। क्यों चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि इस बगल में कॉस एक्स लिखा हुआ है इसलिए चेंज कर रहा हूँ, कॉस एक्स और अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। जरा गौर से देखें हम इसको, तो कॉस एक्स से ये कॉस एक्स आपका कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस का 2 रूट साइन एक्स और प्लस √2 साइन एक्स, तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो पी आ रहा है, P1 सॉरी पी नहीं है, P1 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात, ये कैलकुलेट हो गया P1। अब क्या निकालना है, Q1 निकालना है, तो Q1 निकाल लेते हैं यहाँ पे अपन। Q1 कितना है, Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर है, बहुत अच्छी बात। क्यू क्या है हमारे पास, साइन, क्यू जो है वो साइन के साथ लिया था अपन ने ना, ध्यान रखना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, और डी जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या था, मोड क्यू, वो पॉजिटिव में था, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स, तो रिजल्ट क्या मिला यहाँ पर -1। तो जो Q1 मिल रहा है वो कितना मिल रहा है मुझे, -1 मिल रहा है, बार लगा देते हैं यहाँ पे, ये कैलकुलेट हो गया हमारे पास। अब क्या निकालना है, R1 की वैल्यू निकालना है, ठीक है, आर अपॉन दिस, ठीक है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आती, 2 कॉस टू द पावर 4x, 2 कॉस टू द पावर 4x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो जो R1 है वो हमको क्या मिल गया, 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स मिल गया, कॉस स्क्वायर एक्स मिल गया। क्या इसे और चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि बाद में हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज होनी है, ठीक है। और ये जो वेरिएबल है हमने z ले रखा है, अगर z लिया हुआ तो z में बदलना चाहिए, देखो कैसे बदलेगा अभी, R1 इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या है, जो साइन स्क्वायर एक्स है अगर मैं निकालूं तो क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ से जरा देखो, अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ
ये कहाँ से निकल रही है? z की जो हमने वैल्यू निकाली थी सेकंड स्टेप में, वहाँ से निकल रही है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स निकालूँ तो ये आएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू उठा करके हमें r की जो वैल्यू है वहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो जहाँ भी z में वेरिएबल बदल पा रहा है तो z में इसको चेंज करना है, इसी का नाम है चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम इसको z में चेंज कर देंगे पूरा, ठीक है। तो अब ये आ गया जेड स्क्वायर अपॉन 2, ये पूरी वैल्यू हो गई। अब इस वैल्यू को उस जो हमने इक्वेशन हमने ली थी थर्ड स्टेप में, कि हमें वही मॉडिफाई करना है, तो हम उसको चेंज लिख देते हैं। तो वही लिखेंगे तो क्या आ जाएगा अब ये डी वाई स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, टी की वैल्यू 0, क्यू की वैल्यू -1, तो माइनस वाई आएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या था R1, तो R1 में क्या आ रहा है 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन, तो ये हमें जो मॉडिफाइड इक्वेशन थी ये मिल गई। सॉल्यूशन नहीं मिला, ध्यान रखना, अभी क्या निकला है, केवल इसका मॉडिफाइड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना। अच्छा, कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो। जो कोफिशिएंट था वो कैसा हो गया, इसका कांस्टेंट हो गया। y का कोफिशिएंट कितना है 1 है, y का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो किस में कन्वर्ट हो गया ये हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर, यानी कि सेकंड ऑर्डर सेकंड है हमारे पास, तो हम इसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। और इसमें हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन आ गई है। सॉल्व कैसे करते हैं, सी ए प्लस पी आई की फॉर्म में सॉल्व करते हैं, सी ए प्लस पी आई की फॉर्म में सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे सॉल्व करें, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और वीडियो अच्छी लगी तो भैया पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम इसका सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई की फॉर्म में निकलेगा, सी एफ प्लस पी आई की फॉर्म में निकलेगा। सी एफ कैसे निकलता है, तो इसको पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लें, अपनी इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ डी वाई अपन डी जेड की जगह क्या मान लेंगे हम, यहाँ मान लेंगे हम इस पर डी, है ना। तो डी स्क्वायर -1 और ब्रैकेट में वाई बाहर हो जाएगा, तो डी स्क्वायर -1 वाई इजक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। ये सिंबॉलिक फॉर्म है, उसको लिख लिया। अब डी की जगह जब हम सी एफ निकालते हैं तो हम मानते हैं डी स्क्वायर -1 इजक्वल टू 0, यानी कि ये वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे, यहाँ पर R1 है, ये बेसिकली R1 है। पर जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम इसको Q बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिटल Q बोलते हैं। तो इससे कंफ्यूज मत होना सर, यहाँ भी तो Q है, मैं उधर वाली Q की बात कर रहा हूँ। कौन से, वो दूसरी इक्वेशन, दूसरी वाली इक्वेशन, उस Q की बात कर रहा हूँ, है ना, ये वाली Q की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये Q होता है जब 0 हो जाता है तब CF निकलता है, ठीक है। तो ये 0 करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, डी की जगह एम रख दो, हम डी का रूट निकालते हैं, एम रख करके इसका रूट निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको निकालें तो क्या मिलेगा, एम -1 और एम प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा मिलेगा। तो यहाँ से दो रूट मिल गए हमको, एक मिला 1, अच्छा M1 M2 लिख देते हैं आप इसको। तो M1 मिला हमको, एक 1 मिला, और दूसरा रूट जो मिला वो -1 मिला। दोनों रूट कैसे हैं, डिस्टिंक्ट और रियल, ठीक है। डिस्टिंक्ट रियल के केस में हम क्या लिखते हैं, सी डॉट एफ इक्वल टू लिखते हैं C1 e टू द पावर z लिखेंगे हम, प्लस C2 e टू द पावर माइनस z लिखेंगे। तो ये भैया CF आ गया हमारा। अब PI निकालना है, PI कैसे निकालेंगे, PI निकालने के लिए इस इक्वेशन में जरा इसको देखो, ये कौन सी इक्वेशन, ये वाली है ना, डी स्क्वायर -1 वाई इजक्वल टू 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2। अब जो PI है वो किस पर डिपेंड करता है, PI डिपेंड करता है, ये जो फंक्शन जो दिया है ना ये वाला, ये इस पर डिपेंड करता है। अब ये 0 नहीं होगा, क्यों केवल यहाँ पे 0 होता है, किसके लिए, CF निकालने के लिए। अब यहाँ 0 लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। अब जो पूरा का पूरा जो P है वो इस पर डिपेंड करेगा, PI इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। कैसे करते हैं, ये जो डी स्क्वायर -1 है ना, इक्वल के उधर भेज दो। जब भेजेगा तो कहाँ चला जाएगा बेचारा, डेनोमीटर में चला जाएगा, ये डेनोमीटर में चला जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, y इज इक्वल टू, अच्छा PI लिख लो, तो PI निकालना ना, तो P डॉट आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर -1 डॉट 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, आगे सेपरेट करके खेलेंगे अपन इसको अब। तो 1 अपॉन
डी स्क्वायर माइनस वन डॉट वन। अब जो वन लिखा है ना, वन की जगह लिख देते हैं हम ई टू द पावर जीरो जेड। लिख सकते हैं ना भाई, जीरो कर सकते हैं ना, वन की जगह लिख सकते हैं, ई टू द पावर जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा हम कर रहे हैं। माइनस वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस वन डॉट जेड स्क्वायर अपॉन टू, ये हो गया। अब जरा इस यहाँ पे हमें दो सेक्शन मिल रहे हैं देखने को पीआई में। एक ये वाला सेक्शन मिल रहा है, इसमें ई की पावर ए जेड वाला फॉर्म बन रहा है। कौन सा फॉर्म बन रहा है? ई टू पावर ए जेड वाला। अगर ई टू पावर ए जेड वाला फॉर्म बनता है तो क्या करते हैं, डी की जगह वैल्यू रख देते हैं हम, डी की जगह ए रख देते हैं। ठीक है, ए रख देते हैं। ए रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, वन अपॉन ये जीरो हो जाएगा माइनस वन डॉट ई टू पावर जीरो जेड माइनस। अब इसको भी चेंज कर लो, माइनस को बाहर निकाल लो, ये प्लस हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा ये जेड स्क्वायर बाई टू। ऐसा क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है ये कौन सी फॉर्म बना रहा है, एक्स टू द पावर एम वाली फॉर्म बना रहा है। कौन सी फॉर्म बना रहा है, ये वाला सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन है वो कौन सी फॉर्म बना रहा है, वन अपॉन एफ डी डॉट एक्स टू द पावर एम, ये वाली फॉर्म बन रही है भाई साहब। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं खेला हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो हम इसको लिख देंगे माइनस वन। पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ताकि वो जो कमी है, अगर आपने सी को नहीं पढ़ा है तो समझ जाओ थोड़ा सा कि भाई सी कैसे निकालते हैं। पर एक एक फंक्शन का आपको भाई देखना पड़ेगा। यहाँ पर एक फंक्शन को अपन बता नहीं पाएंगे, है ना, तो जो फंक्शन है अपन उसको सॉल्व करके बता सकते हैं। यहाँ पे लिख देंगे वन माइनस डी स्क्वायर की पावर माइनस वन डॉट जेड स्क्वायर और डॉट वन अपॉइंट टू को बाहर कर दो। वैसे इधर लिखना था, मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। माइनस वन प्लस वन अपॉइंट टू। अब सही से तरीके से लिख लेते हैं अपन इसको। अब यहाँ पर ये जो है, यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, बायनोमियल थ्योरम। वन प्लस डी स्क्वायर तक ही लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि हायर ऑर्डर वाले जो होते हैं वो सब नेगलेक्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, ये जो डी है बेसिकली किसकी फॉर्म है, डी अपॉन डी एक्स की फॉर्म है, या डी अपॉन डी जेड, अपने जेड की फॉर्म में निकाला है ना, तो डी अपॉन डी जेड की फॉर्म में। तो अगर हमें एक रूल मालूम है कि डी टू द पावर एम डॉट जेड टू द पावर एम अगर है तो हमको रिजल्ट मिलेगा फैक्टोरियल एम। पर अगर डी टू द पावर एम प्लस वन डॉट जेड की पावर एम दिया है तो रिजल्ट हो जाता है जीरो। मतलब आप इसके ऊपर का अगर डेरिवेटिव निकालोगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमने मालूम है, इसलिए हम क्या करेंगे, केवल डी स्क्वायर तक निकालेंगे। बायनोमियल थ्योरम में हम डी टू द पावर थ्री पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे डी टू द पावर थ्री मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर होगा ये जीरो हो जाएगा। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, जेड स्क्वायर का ट्रिपल टाइम डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, है ना। तो समझना इस चीज को। चलो अब आगे की बात करते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। प्लस वन अपॉइंट टू जेड स्क्वायर प्लस फैक्टोरियल टू। फैक्टोरियल टू क्या मिलेगा मुझे, केवल टू मिलेगा। ठीक है, आगे अगर हम इसको सॉल्व करें और तो माइनस वन प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टू प्लस कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन से वन कैंसिल हो गया, तो सिर्फ हमें अब जो पी आई मिल रहा है यहाँ पर, जो हमने पी आई कंप्लीटली सॉल्व किया वो पी आई हमें क्या मिल गया, जेड स्क्वायर अपॉन टू मिल गया। ठीक है, ये पी आई आ गया बाय रूल y इक्वल टू सी ए प्लस पी आई। रख दो, सी एफ भी हमें मालूम पड़ गया, पी आई भी मालूम पड़ गया, अब तो सॉल्यूशन मिल गया, बल्ले बल्ले हो गई। चलो आगे रख देते, तो हम लिखेंगे इसको आगे नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, यह कचरा हो जाएगा नहीं तो। y इक्वल टू सी एफ कितना निकला अपना, कहाँ है सी एफ भाई, हाँ सी वन ई टू द पावर जेड। ठीक है, सी वन ई टू द पावर जेड प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस जेड प्लस पी आई कितना है, जेड स्क्वायर अपॉन टू है। अब ये हमारा यहाँ पर आ गया थर्ड स्टेप, क्लियर हो गया हमारा यहाँ पे, थर्ड स्टेप जो है वो मिल गया। अब क्या करना है, फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में z की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट करो। ठीक है, z की वैल्यू कितनी थी, मैं खुद भूल गया z कितना बड़ा है न्यूमेरिकल, z इक्वल टू रूट टू साइन एक्स। ठीक है,
z की जो वैल्यू है वो √2 sin x है। हाँ, y इक्वल टू c1 ई टू द पावर z, तो हम इसको लिखेंगे √2 sin x प्लस c2 ई टू द पावर माइनस √2 sin x प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो यहाँ से ये जो हमारा 2 है, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल हमें जो रिजल्ट मिला है वो हमें मिल गया c1 ई टू द पावर √2 साइन एक्स प्लस c2 ई टू द पावर माइनस √2 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो भैया इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद हमारा जो आंसर है वो आ गया। मेहनत और मशक्क़त। ठीक है, खुश हो गए? खुश हुए कि नहीं हुए? हाँ, तो खुश हो गए तो भैया जो हमारा जो वीडियो है लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो, अब हम दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। थोड़ा-सा इस मेथड को और थोड़ा-सा रिफाइन करते हैं, थोड़ा-सा और समझते हैं, ठीक है? चलो। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। ओह हो! इतने खतरनाक क्वेश्चन सर कहाँ से लाते हो? तो किताबें हैं, उसमें से मिल जाते हैं ऐसे-ऐसे क्वेश्चन। मज़ाक थोड़ी है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं। सर अकेले साइन एक्स से तो पाला बड़ी मुश्किल से निकल पाता था डिफरेंशियल इक्वेशन में। ये साइन के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर भी लेकर के आ गए। बहुत अच्छी बात है सर। चलो कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। सही बात है, तो मुझे भी नहीं मालूम था। चलो करते हैं इसको। अब यहाँ पर इसको चेंज करें। पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप को अपन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? कोफिशिएंट 1 करना है अपने को, हायर ऑर्डर वाले का, ठीक है। तो एक्स पूरी इक्वेशन को क्या करो, एक्स से डिवाइड करो। तो माइनस 1/x हो जाएगा, ये dy अपॉन dx हो जाएगा, माइनस 4 x² y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 8 x² साइन ब्रैकेट में x² ये हो जाएगा, ठीक है। चलो अब दूसरे स्टेप को हमको लेकर के आना है। अच्छा, दूसरे स्टेप से पहले हम p और q की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि मैं अच्छे से मालूम है कि p q r तीनों वैल्यू में, और नेक्स्ट स्टेप में जो हम सॉल्व करेंगे उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो p की वैल्यू हम लिख लेंगे -1/x होगा, ठीक है। q की वैल्यू -4 x² होगी, r की वैल्यू 8 x² साइन x² होगी, ठीक है। ये हमें समझ में आ गई पूरी बात। अब हम सेकंड की बात करते हैं कि हमें जो q तो ऑलरेडी दिया ही है, q की वैल्यू क्या है, -4 x², ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, मोड q चाहिए, तो मोड q के केस में हमको ये मिलेगा 4 ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पर अब dz अपॉन dx निकालेंगे, तो 4x कितना रह जाएगा, ये केवल 2x रह जाएगा, ठीक है। अब dz अपॉन dx का अगर हम इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड, तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर पूरा स्टेप अगर आपको समझना ही है दोबारा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2x dx। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। जब आप इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पर हमें जो z होगा वो हमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं इसको इधर, z इक्वल टू 2 x² अपॉन 2, इसका मतलब जो z होगा वो कितना मिल गया हमको, ओनली x², ठीक है। खुश हो जाइए, z कैलकुलेट हो चुका है। और जब खुश होते हैं तो क्या होता है, वीडियो को भैया लाइक किया जाता है। चलो, z कैलकुलेट, ओके डन। अब बारी आती है थर्ड स्टेप की, जो थोड़ा सा टिपिकल है। थर्ड में हमें क्या निकालना है, P1 कैलकुलेट करना। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, उससे थोड़ी आसानी हो जाती है कि किस जगह क्या वैल्यू रखना है। d² प्लस P dz अपॉन dx डिवाइडेड बाय dz अपॉन dx का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब एक एक वैल्यू रखते जाते हैं।
तो P1 कैलकुलेट करें, डी स्क्वायर जेड है हमारे पास, जेड क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर। भाई एक्स स्क्वायर का डबल डिफरेंशियल निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा केवल, ठीक है, प्लस पी कितना है, पी है हमारे पास -1/x, ठीक है, तो -1/x डॉट डी जेड अपॉन डी एक्स का निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2x निकलेगा, ठीक है, 2x अपॉन, और ये डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये तो हम पॉजिटिव में लेते हैं, मोड क्यू यानी कि 4x², ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हम 4x²। क्लियर, चलो अगर गौर से देखें तो यहाँ से ये x, ये वाला x कैंसिल, तो प्लस का 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा पूरा का पूरा, और ये प्लस का 2, तो भैया ये जो P1 है हमारा वो 0 हो गया, P1 जो है वो 0 हो गया, तो पहली वैल्यू हमारी कैलकुलेटेड, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड में हमको क्या निकालना है, Q1 निकालना है, तो Q अपॉन Q साइन के साथ लेना है, तो साइन के साथ लेंगे तो क्या आएगा, -4x² अपॉन 4x², तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, -1 आएगी, ठीक है, ये भी कैलकुलेट। R1 की अगर हम बात करें तो R1 हमें क्या मिलेगा, R की वैल्यू कितनी हमने यहाँ पर निकाली है, 8x² साइन x², है ना, तो 8x² साइन x² अपॉन 4x², ठीक है, ये देखेंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिल रहा है, R1 2 साइन x², डन, ठीक है। अच्छा ये x² आ रहा है, कुछ कर सकते हैं x² का, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, प्रीवियस स्लाइड से हम वैल्यू को x² क्या रख सकते हैं, z रख सकते हैं, x² क्या रख सकते हैं, z रख सकते हैं, तो बस तो R1 में क्या रख दें, z रख देते हैं, तो R1 इक्वल टू हो जाएगा ये साइन z, तो लीजिए हमारा R1 भी आ गया, तो P1 Q1 और R1 ये तीनों हमारे कैलकुलेट हो चुके हैं। अगर ये तीनों कैलकुलेट हो गए हैं तो अब हम इसे इक्वेशन में रख सकते हैं, तो हमारी अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारी इक्वेशन अब हो जाएगी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर, पी ज़ीरो है तो P1 ज़ीरो है, तो डी वाई अपॉन डी जेड का लेने का कोई मतलब निकलता नहीं है, Q1 -1 है, तो माइनस का y हो जाएगा इज इक्वल टू R1 कितना है, 2 साइन z, ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो हो गई। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगेन अगर हम देखें तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गई, हमारा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले टर्म में कैलकुलेट हो गई, और इसमें जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं वो y इक्वल टू सी एफ प्लस पी डॉट आई की फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहले क्या निकालें, सी एफ निकालें, चलो सी एफ निकाल लेते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो पहले तो इसको, तो डी स्क्वायर -1 वाई इज इक्वल टू 2 साइन जेड, ठीक है। अच्छा अब जब हम सी एफ निकालेंगे तो हमें मालूम है ये वाला जो पार्ट होता है इसे हमें क्या करना पड़ता है, ज़ीरो करना पड़ता है, तो जब हम ऐसा करेंगे तो डी स्क्वायर -1 इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, 0, डी की जगह रख दो m इक्वल टू 0, और ये रूट हम पहले भी निकाल चुके हैं अपनी प्रीवियस न्यूमेरिकल में निकाला हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सीधा m1 जो है वो का 1, m2 जो निकलेगा वो निकलेगा -1, ऐसे केस में जो CF होगा वो मिलेगा हमें C1 e टू द पावर z प्लस C2 e टू द पावर -z। हैप्पी, CF कैलकुलेट, अब क्या निकालना है, अब निकालना है PI, तो P डॉट आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f(d²) में कन्वर्ट कर दिया जाता है या FD में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो क्या मिलेगा हमें, ये d² -1 डॉट 2 साइन z, ठीक है। थोड़ा सा और हम इसे चेंज करें तो कांस्टेंट को पहले लिख लेते हैं और हम इसको लिखते हैं d² -1 डॉट साइन z। अब जरा देखो ये कौन सा टाइप बन गया, ये पी के लिए टाइप बन गया 1/f(d²) साइन ए एक्स या ए जेड, यहाँ जेड है तो जेड बोल देंगे, वहाँ हम उसको ए एक्स बोलते थे, है ना, वहाँ क्या बोलते हैं उसको, ए एक्स बोलते हैं, यहाँ जेड आ रहा है वेरिएबल तो हम जेड बोलेंगे, तो ये बन गया 1/f(d²) साइन ए जेड। अब यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ भैया ए की वैल्यू 1 है, साइन ए जेड तो ए की वैल्यू 1 है,
और जब इस फंक्शन या इस टाइप का जब पी बनता है या पी निकालना होता है इस टाइप का, तो एक डी की जगह क्या रख दिया जाता है, यानी कि जो डी स्क्वायर होता है ना, उसकी जगह रख दिया था माइनस का ए स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना, माइनस ए का होल स्क्वायर नहीं, माइनस ए का स्क्वायर। अब ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 है, तो माइनस का 1 स्क्वायर यहाँ पर रख दिया जाएगा। अगर ऐसा करते हैं तो क्या मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लें, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। तो जो पी मिलेगा 2 डॉट 1 अपॉन माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 डॉट साइन जेड। तो यहाँ जो वैल्यू मिली वो मिली 2, 1 अपॉन 2 मिलेगा, माइनस आगे लग जाएगा, तो हम इसको, अच्छा चलो एक काम करते हैं, 2 माइनस का 1 अपॉन 2 साइन जेड ऐसा लिख देते हैं। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये जो 2 है ये 2 कैंसिल, रिजल्ट क्या मिला वहाँ पे, माइनस का साइन जेड, ये आ गया हमारा पी डॉट आई। जब पी डॉट आई आ गया तो सॉल्यूशन y इक्वल टू सी एफ, तो c1 e टू पावर z प्लस c2 e टू पावर माइनस z माइनस साइन z। अब z की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो y इज इक्वल टू c1 e टू पावर z की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस c2 e टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर। लो भाई खुश हो जाओ, इस न्यूमेरिकल का हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैलकुलेट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपको गंभीरता भी समझ में आई होगी कि भाई इस तरह के जो मेथड होते हैं या इस तरह के जो मेथड है, खास करके इसके वेरिएबल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, तो इन मेथड्स को सॉल्व करने के लिए आपको जो CFPI है कैलकुलेट करते आना चाहिए, साथ ही साथ जो लीनियर इक्वेशन होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन जो होती है वो भी सॉल्व करते आना चाहिए, क्योंकि वो किस में यूज़ होती है, पहला वाला जो मेथड है, इसका जो पहला मेथड हमने जो पढ़ाया हुआ है, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें वो जो मेथड है वो यूज़ होता है, यानी कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल करके उसमें वैल्यू या सॉल्यूशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन मेथड में CFPI कैलकुलेट करते आना चाहिए, और जो हमारा पहला मेथड है उसके लिए आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते आना चाहिए, साथ ही साथ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरह से सॉल्व होती है वो निकालते आना चाहिए। तो कुल मिला के ये टॉपिक आपके बहुत अच्छे से आएंगे। तो ये जो सेक्शन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए इसी अपील के अब इसी कंक्लूजन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो को जल्दी लेकर के आएंगे, पर उससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना।